या जो रेडिएट हो रही है टी की पावर 4, ये ई टोटल है। क्या वो जो टोटल निकल रही है वो अलग अलग वेवलेंथ में निकल रही है, उसका ये है। और इसमें एक टर्म डिफाइन करेंगे ई लेमडा, जो वास्तविकता में क्या है, डी बाई डी लेमडा। और हाँ सर, थोड़ी थोड़ी फील तो आई, मतलब मैं ये समझ पाया, कि ई लेमडा डी लेमडा का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन टोटल एनर्जी देता है, टोटल एनर्जी देता है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ओके सर, इट्स ओके सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, अब क्या करें, हो गया, ये समझ आया। बोलो समझ आई, फील आई, बोलो फील आई। अरे पक्का, थोड़ा समझना पड़ेगा, जो फील करनी पड़ेगी इसको। कहानी मैंने समझाने का प्रयास करा है अच्छे से। ओके सर, स्पेक्ट्रम में सिर्फ नहीं तो ऐसे ही सुपरफिशियली निकाल देते हैं, थोड़ा फील कराया मैंने कि अच्छा है क्या उसका मतलब। ठीक सर, ठीक सर। अच्छा भाई, देखो भाई, वाह रे भाई, आंखों में कुछ चला गया, रो नहीं रहा हूँ, परेशान मत हो, कि ऐसा नहीं है मेरी बीवी ने बहुत मारा इसलिए आज जो है तुम ऐसे ही समझते हो। तुम क्या सही में मानते मेरी बीवी बहुत खराब है? अरे हाँ ना, बोलो भाई, तुम्हारे मानने से क्या होता है मुझे पता है। आ जाओ। हाँ, अब समझो, हम एक ग्राफ बनाए ई लेमडा और लेमडा का। सोच, हमें एक बात समझ में आती है कि ई टोटल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई लेमडा डी लेमडा। अगर ई लेमडा और डी लेमडा किसी भी बॉडी के, अगर मैं ई लेमडा और लेमडा का ग्राफ बनाऊं, ई लेमडा और डी लेमडा का ग्राफ बनाऊं और उसका एरिया निकाल लूं, ये मान लो ऐसा ग्राफ है, ऐसे ही ग्राफ आते हैं, इसका एरिया निकाल लूं, क्या वो एरिया अंडर ई लेमडा लेमडा कर्व है? यानी कि इसका टोटल एरिया विल गिव यू व्हाट, टोटल एनर्जी रेडिएटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और हाँ सॉरी, पर यूनिट टाइम। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। हाँ सर, बिल्कुल। द एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, टेम्परेचर। हाँ, उस बॉडी के उस टेम्परेचर पर, मतलब ये बॉडी है, उसका टेम्परेचर टी है, तो वो जो रेडिएट कर रही है उसमें इनफाइनाइट, जीरो से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ प्रेजेंट हैं। उन वेवलेंथ का अगर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के साथ ग्राफ बनाया जाए तो वो ये होगा। ये ग्राफ बहुत काम के हैं, ये ग्राफ बहुत काम के होते हैं। ज्यादा तो तुम्हारे नहीं आते, थोड़े बहुत आने चाहिए। अच्छा, अब सोच, यानी कि हो सकता है क्या एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए सबसे ज्यादा ई लेमडा होगा, जिस वेवलेंथ के लिए लेमडा सबसे ज्यादा होता है, फॉर लेमडा, व्हाट इज लेमडा एम, इस लेमडा के लिए ई लेमडा सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये वो वेवलेंथ है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी। मान लो मैं आपसे बोलूं कि सातों कलर में सोचो कि ग्रीन वाले कलर की ये वेवलेंथ है, तो क्या ग्रीन कलर इस रेडिएशन में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा? और हाँ, और मान लो विजिबल रीजन में है ही नहीं। मान लो विजिबल रीजन, जैसे जनरली जो अपनी रूम टेम्परेचर पे बॉडीज होती हैं, सोच के देखो, वो ऐसा ग्राफ होता है उनका, जो विजिबल रीजन होता है ना वो यहाँ कहीं होता है, विजिबल रीजन, और उसके पीछे वाला रीजन ज्यादा होता है। और हाँ, तो सोचो, अगर ऐसी बॉडीज हैं वेवलेंथ उनकी कम है या ज्यादा है, मतलब वो विजिबल जो लेमडा एम है, इफ दैट इज नॉट नियरर टू व्हाट, विजिबल रीजन, तो हमें उससे निकलने वाली लाइट नजर नहीं आती, क्योंकि जिस वेवलेंथ पे उसकी एनर्जी डोमिनेट कर रही है वो विजिबल रीजन में नजर नहीं आती। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, इसलिए हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हमें कब वो विजिबल लाइट में नजर आएगी, जब उसकी लेमडा एम, जैसे कि रेड हॉट आयरन बार,
वो लाल क्यों दिखती है? क्योंकि उससे जो एनर्जी निकल रही है उसकी एनर्जी की मैक्सिमम वेवलेंथ वो है जो लाल कलर के कॉरस्पॉन्डिंग है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ध्यान से। ओहो, तो हमें वो वाली एनर्जी डोमिनेट करती है जो लैम्डा एम के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। ओके, क्या पहले तो बताओ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर समझ आई? हाँ। क्या उसका ग्राफ समझ आया? हाँ। क्या उसका इंटीग्रेशन करके क्यू ई टोटल आता है? हाँ। क्या वो एरिया अंडर ई लैम्डा लैम्डा समझ आता है? हाँ। ज्यादा नहीं घुसना है, जितना बोल रहा हूं उतना समझ लो, बस बहुत है। एक लो आएगा बस, विंस डिस्प्लेसमेंट लो, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। चलो भाई, अरे बोलो भाई, समझ आई क्या कहानी? अरे आई क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आई तो सही, आ जाओ। What happens to a metal rod when its temperature increase? हम जानते हैं, गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो लाल होने लगती है, और ज्यादा गर्म करो तो व्हाइट हो जाती है। बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एट रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी रेडिएट्स इनटू इंफ्रारेड रीजन, इसलिए हमें वो नजर नहीं आती। धीरे धीरे रेड हॉट आयरन बार देखो तो उसका कलर चेंज होता जाता है। बॉडी स्टार्ट रेडिएटिंग विजिबल रीजन एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, उन्होंने क्या बोला? द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी इज अ मिक्सचर ऑफ वेव्स। ये है तो मैं लिख लिया हमने सब। A small range of wavelength has significant contribution to the radiation. क्या स्मॉल वेवलेंथ जो लेमडा एम के आसपास होगी, क्या उसी का कंट्रीब्यूशन होता है मैक्सिमम? और हाँ, बाकी एनर्जी तो आलतू फालतू होती, थोड़ी थोड़ी। ओके, the wavelength of highest intensity is inversely proportional to the absolute temperature of the emitter. Wills displacement law, लॉ के प्रूफ नहीं होते, याद रखना। अगर किसी भी बॉडी के लिए ग्राफ बनाया जाए, ये ई लेमडा और लेमडा का ये, तो लेमडा एम एक चीज है, आप जानते हो वो क्या है, और बॉडी का टेम्परेचर टी है। ओहो, तो बोला गया कि किसी भी बॉडी का जैसे टी बढ़ाओगे, क्या ग्राफ थोड़ा मोटा हो सकता है? तो ये हमें पता होता है कि जब हम टी बढ़ाते हैं तो एनर्जी, सोचो, एज टी इंक्रीजेस, क्या क्या ई इंक्रीजेस? यस, वी नो दैट लेमडा एम ऑल्सो चेंजेस। जैसे अगर तुम सोचो, आयरन को ही देखो, आयरन रॉड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, क्या ये जो एनर्जी छोड़ रही है वो इंफ्रारेड में है? इसलिए इस आयरन रॉड का कोई कलर नजर नहीं आता। रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आता, अलग बात, रेडिएशन की वजह से नजर नहीं आता। टेम्परेचर इंक्रीज्ड, रेड कलर। अरे हाँ सर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या लेमडा एम, क्या चीज लेमडा एम, वेवलेंथ याद कर, मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई थी, तुम भूल गए। जब याद करो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में इधर से इधर जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेमडा घटता है। अरे हाँ, विजिबल रीजन के अंदर कौन होता है? इंफ्रारेड। क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या लेमडा घटेगा? मतलब क्या ये वाला पीक, अगर सोचो, आप ध्यान से देखो तो ये वाला पीक क्या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा? अरे हाँ, सोचो, लॉजिकली सोचना, अच्छे से समझना। अगर इस रॉड का, आयरन रॉड का मैं ग्राफ बनाऊं, समझना अच्छे से। मान लो पहले ऐसा था ग्राफ, ये, ठीक। अब सोचो, कब? जब रूम टेम्परेचर था। यस, अरे हाँ सर, क्यों लेमडा एम घटा? क्योंकि जब इधर से इधर आ रहे हैं अपन इंफ्रारेड से इधर की तरफ, तो भाई साहब वेवलेंथ घटती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉडी का, ये लेमडा एम इधर शिफ्ट होता जाता है ग्राफ में। अरे हाँ सर, और एरिया बड़ा भी होता जाता है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ेगी तो एरिया बढ़ना चाहिए। अब इस लेमडा एम की शिफ्टिंग, टी चेंज करो कि लेमडा एम चेंज हो रहा है, तो विंस साहब ने इनमें रिलेशन दिया कि बोला भले
टी चेंज करो तो लेमडा एम चेंज होगा, पर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेंज नहीं होगा। उन्होंने अपने लॉ में बोला लेमडा एम टी इक्वल टू बी। लेमडा एम क्या है आप जानते हो, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आ रही है, मतलब जो लेमडा डोमिनेट कर रही है। तो लेमडा एम टी बराबर कांस्टेंट, बी कहलाता है विंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.89 × 10⁻³ ये लॉ याद होना चाहिए। पर ये तब समझ आता है, इसे बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सोचो देखो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, T1 फिर T2 फिर T3 फिर T4, तो इधर 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 शिफ्ट होता जाएगा। और हाँ सर, इंटेंसिटी ग्राफ बढ़ता जाए, इधर इधर शिफ्ट होगी पीक। उन्होंने समझा दिया पिछले उसमें ही। बोलो समझ में आई बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो तभी आ जाएगा बताना। ये देखो, ये लॉ समझ आया क्या? क्यों पीछे शिफ्ट हो रहा है, समझ आया क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो भाई। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, सोच समझ के कह रहे हो। ठीक भाई। लॉ समझ में आया? लेमडा एम टी बराबर कांस्टेंट, याद रखो बी, बी इज द विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, लेमडा एम, और टी, टी चेंज करो तो लेमडा एम चेंज होगा, लेमडा एम चेंज होगा तो टी चेंज होगा। अरे हाँ, पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, ये लॉ है। पर ये समझने के लिए समझ में आना चाहिए, टी क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। लेमडा एम क्या है? वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है, डी बाई डी लेमडा। अच्छा, और जैसे टी बढ़ाते हैं लेमडा एम पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। हाँ, यानी कि छोटा होता जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। रेडियो इंफ्रारेड से होता हुआ विजिबल रीजन में और भी आगे जा सकता है। और हाँ सर, बात तो समझ आई। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 पॉइंट अपने वैल्यूज, ठीक है छोड़ो। एक सवाल पूछा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडिएशन पावर ऑफ बॉडी ए एंड बी। ध्यान समझ, ध्यान समझना। उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ रेडिएशन पावर ऑफ ए एंड बी। सोचो, लॉजिकल है, इसका टेम्परेचर टी, उसका 2T, तो क्या था फॉर्मूला? सिग्मा ई ए टी की पावर 4, सिग्मा ई ए 2T की पावर 4, खत्म। करना क्या उसमें, हो गया, यानी 1 इस 2 की पावर 4। ए कौन है अपना? ये है ए और ये है बी, तो जो ए है उसमें एरिया कम होगा, यानी कि ये वाला, और ये बी वाला। और यहाँ 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 1:16। सिंपल है, इसमें करना क्या है, ग्राफ बना के डरा दिया आपने। ऐसा भी तो कर सकता था, कैसा बताता हूँ। पहले तो क्या समझ आई बात? अरे क्या बात समझ आई? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। 1:16 आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात भाई। ओ भाई, यही तो अपन सोच रहे थे। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी सही है। खूब सवाल बना सकते हैं, मैं एक और बताता हूँ एग्जाम्पल, कंफ्यूज मत होना। बोल, ग्राफ दे दे ऐसे, बोलो भाई कैसे देगा, देखना ग्राफ को, ई लेमडा, ये लेमडा, ऐसा बोला जाए। देखो ये ऐसे, दूसरा बोला ऐसे, ठीक, बोला ये लेमडा, बोला ये लेमडा एम लेमडा के बराबर, और बोला ये वाला लेमडा एम, ये ए का ग्राफ, ये बी का ग्राफ, बोला गया लेमडा एम लेमडा बाई 3। बोलो ए और बी के लिए, ये लेमडा है तो ये लेमडा बाई 3 है। बताओ टेम्परेचर रेशो। और क्या हम जानते हैं किसी भी बॉडी के लिए कि लेमडा ए एम है ना, बॉडी वही है, टेम्परेचर अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, है ना। तो ए ग्राफ और बी ग्राफ ले लेते हैं बस अपन तो, ठीक। अब समझिए, अब समझ कि ये ए की बॉडी, कंफ्यूज मत होना, ये जो सवाल था, ये ये वाला, बोलो क्लियर, ये बॉडी ए और बॉडी बी में पूछा गया है ना। और ये वाला जो है, ये ए की बॉडी की दो सिचुएशन है, कंफ्यूज हो गया तो ये दो बॉडी है ए और बी, ये वाला सवाल जो है ए और बी, इनका मटेरियल सेम है, ये देना चाहिए।
वरना ई अलग हो जाएगा। मटेरियल सेम एंड शेप मतलब एरिया। ठीक, तो भैया ये 1:16 आंसर आ गया। हाँ सर, इस वाले सवाल में जो मैंने आपको बोला उसमें मैंने बोला ए और बी, ए और बी दो बॉडी नहीं है, ऐसे समझो, सेम बॉडी बट डिफरेंट टेम्परेचर। अब तुम बताओ पहले, ये सिचुएशन 1 है, S1 S2 बोल देते हैं, या इसमें मान लेते हैं ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। बताओ T1 एक ही बॉडी है, उसके ही दो ग्राफ हैं, T1 और T2। पहले बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, लॉजिकली बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 की T2? सर T2। अच्छा, अब बताओ T2 और T1 में क्या रेशो? एक बात समझ में आती है, λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 इक्वल टू B फॉर सेम बॉडी। अरे हाँ, यानी कि लेमडा T1 इक्वल टू λ2 कितना, λ/3 इंटू T2। अरे हाँ, यानी कि T1/T2 इक्वल टू 1:3। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी एक बॉडी के लिए λm इंटू टी कॉन्स्टेंट है, λm इंटू टी कॉन्स्टेंट है। बहुत सवाल आ जाते हैं, ये लॉ अपने को समझ में आना चाहिए। बेसिकली ज्यादा तो नहीं आता तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया, पर बहुत डीप में ले जाके तुम्हें परेशान नहीं कराया। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, पक्का? अरे गारंटीड? नो बेट, तो T1/T2 इक्वल टू 1:3। क्या लेमडा का रेशो पता हो तो टी का निकल आएगा, टी का पता हो तो लेमडा का निकल आएगा। सेम बॉडी के लिए लगा सकते हो। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बल्कि किसी भी बॉडी के लिए लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि लेमडा इंटू टी एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है बी के बराबर। बोलो समझ आया? अरे पक्का? हाँ, आगे बढ़े, अब चालू करते हैं क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अभी तक भाई अपन पढ़ रहे थे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ वो लॉ, बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ डाली। लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट। लैम्डा एम क्या है भैया? वो वेवलेंथ जिसपे सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ी जाती है, टी उस बॉडी का टेम्परेचर, पर इन दोनों का समेशन कांस्टेंट होता है जो कि बी के बराबर, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर समझाई, बहुत सारी कहानी समझाई। अब एक नई तरह की चीज केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, फिर भी मैं एक बार वापस पढ़ा रहा हूं, सब चीज बोलूंगा जो पहले बोल चुका हूं या मुझे पता है आपको केमिस्ट्री बताया गया, उसको हल्का सा तेज बोलूंगा। पर फिजिक्स की जो अपनी केटी जो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है केमिस्ट्री से, इसलिए बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं करें, कुछ कॉमन चीजों को अपन साथ में रखें। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, तो केटीजी लो भाई, लो भाई, अच्छा भाई, वाह रे भाई, वाह रे भाई, आगे चलते रे भाई, देखो रे भाई, चलो भाई। सबसे पहली बेसिक इक्वेशन आप सब लोग जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसकी हर एक टर्म को डिफाइन करता हूं। पी क्या होता है? प्रेशर। वी क्या होती है? वॉल्यूम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.3 अभी निकल के आएगी। और टी अपना होता है टेम्परेचर। ये इक्वेशन आप सब लोग जानते हो, इसको वापस रिवाइज कर रहा हूं, चाहो तो लिखो नहीं तो मत लिखो। किसी भी कंटेनर में अगर गैस रखी हुई, रफ्तार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब पड़ा हुआ है। अभी शुरुआती लेक्चर जो आपका है केटीजी का, वो लगभग सब पुराना ही होगा, पर रफ्तार में मास्टर बोलेगा ताकि आपका रिवाइज हो जाए, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। किसी भी कंटेनर में अगर आपकी गैस रखी हुई है और पार्टिकल इधर उधर ना जाए तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। से बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशंस। केमिस्ट्री में आपने हो सकता है वंडरवॉल इक्वेशन, ये इक्वेशन और भी कई तरह की बातें पढ़ी होगी, वो अपने को फिजिक्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपन थोड़ी अलग तरह की चर्चा पे उसमें घुसेंगे। चलो भाई अपन बात कर लेते हैं। प्रेशर पे अपन कई बार बात कर चुके हैं, अपन साउंड वेव में ही बात करी थी, अभी फिर बात करी। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, इसकी चर्चा भी पहले कर चुका हूं, दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है। प्रेशर जब गैस कैसे लगाती है, अपन समझे कि अगर एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इधर उधर दौड़ रहे, इधर उधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, तो क्या वो किसी भी वॉल पर टकराएंगे? टकराएंगे, 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 टकराएंगे। तो क्या
फोर्स क्रिएट करेंगे, वो फोर्स क्रिएट आएगा चेंज इन मोमेंटम से, पूरा उसका प्रूफ कराया जाएगा, अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उस फोर्स की वजह से प्रेशर आता है, और प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। हम जानते हैं फोर्स और एरिया दोनों वेक्टर हैं, इसलिए हम उसके फॉर्मूले को भी अच्छे से जानते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। तीसरी बार ये लिखाई में आ रहा है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया में कौन सा फॉर्मूला सही होता है। फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा इसमें सही है, 1 2 3 4 5 बोलो, किसका कंपोनेंट लेते हैं, दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है, प्योर रिवीजन चल रहा है, अपन जानते हैं प्रेशर के बारे में। बोलो भाई क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ का कंपोनेंट करते हैं जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जो एरिया की सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको लेते हैं, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि रिलेट करा गया है दोनों वेक्टर क्वांटिटी से, इसलिए एफ का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया विल गिव यू द प्रेशर, विल गिव यू द प्रेशर। और अगर कभी फोर्स निकालना हो, बातें कर चुके हैं, तो लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया, एंड इस फोर्स की डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मास्टर तेज बोल रहा है क्योंकि कई बार बोल चुका है, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, पर रिवाइज भी करा रहा है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। भाई स्केलर क्वांटिटी है, ये हम सब लोग जानते हैं, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ये भी अपन जानते हैं। चाहो तो दोबारा बस इस बात को लिख लो, और लिखो पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद करो, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे हाँ सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पेन पेन पेन, ना पेन ही है, मोटा क्यों चल रहा है, ओहो देखे ना, पतला कहाँ से कर सकते हैं इसको, लेजर इरेजर, ओके ओके, चलो अच्छा भाई, चलो भाई आ जाओ, ये बात हो गई। अब जानते हो आप प्रेशर की यूनिट, जनरली आप जानते हो प्रेशर की यूनिट जो अपन लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे बोलते हैं पास्कल, आप लोग जानते हो। अरे यस और नो, इसकी एक और यूनिट होती है जिसे अपन कहते हैं एटीएम। क्या कहते हैं, एटीएम। एक होती है बार, एक और होती है टोर, वो टोर बाद में बताएंगे। एक होती है सेंटीमीटर ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी अभी तक मैंने बोली नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा। बाकी पास्कल, एटीएम और बार, पास्कल, एटीएम और बार आप लोग जानते हो। फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, 1 पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। अच्छा ओके, 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल इज बेसिकली, याद रखें, 1 एटीएम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आता है, वो वाला एटीएम जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है, उसकी ये वैल्यू होती है 1.0 × 10⁵ पास्कल। क्या है पास्कल ऐसा ही यूनिट है? अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात। अच्छा ऐसे ही अगर अपन बात करें तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ओ हो, सोच अगर ये 10 टू दी पावर 5 पास्कल है तो सोच क्या 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 बार, इनमें ये रिलेशन याद होने चाहिए। एक और आएगी टॉर, बाद में बात करेंगे। जनरली बार भी नहीं आती, जनरली जरूरत पड़ती है एटीएम और पास्कल की, पर आपने को रिलेशन और इंटर कन्वर्जन याद होने चाहिए। अच्छा तूने कई बार ऐसा सुना होगा कि प्रेशर ऑफ द, कभी पता नहीं सुना नहीं सुना, ऐसे सुना होगा प्रेशर ऑफ द गैस इज 50 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये क्या बात हुई, 50 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ये कौन सा प्रेशर है, हाइट में कैसा प्रेशर? और हाँ सर वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ही कुछ बात फ्लूइड में भी आएगी, ऐसी बात अपन ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। फिर मैं दोबारा समझाता हूं, समझते होंगे आप, फिर भी मैं रिपीट करूंगा, इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रेशर को सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कैसे लिखते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं, पहले बताओ कि ऐसा यूनिट बार और एटीएम, क्या रिलेशन क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर की बेसिक सी बातें कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर लेंगे, मोल्स की कर लेंगे, आर की कर लेंगे, टी की कर लेंगे, फिर उसकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। पहले उसकी एक टर्मिनोलॉजी को अपन समझ लेते हैं। अच्छा सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो सेंटीमीटर ऑफ एचजी का क्या मतलब है समझते हैं, आइए देखते हैं। इसे रब कर देता हूं, रुक जाओ, टिक 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 टिक। मैं आपको ना एक बात पूछता हूं, पहले ध्यान समझना अच्छे से, बहुत सिंपल सा लॉजिक, ठीक, थोड़ा सा बेसिक से इस पे समझें। मान लीजिए कि कंटेनर है, ठीक,
ओके सर, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है सर, या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। ओ हो, ठीक। इसका एरिया ए है, ठीक है। ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी हाइट एच है। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि ये जो बेस है, फोर्स ऑन बेस, बताओ, फोर्स ऑन बेस, बोलो भाई, फोर्स ऑन बेस क्या है? फोर्स ऑन बेस सर, लिक्विड की फोर्स ऑन बेस ड्यू टू लिक्विड, बोलो, फोर्स ऑन बेस ड्यू टू लिक्विड, बोलो, लिक्विड की वजह से बेस पे क्या फोर्स है? सर लिक्विड जो नीचे वेट लगाएगा ना, उसे बैलेंस कौन कर रहा है? बेस ही तो कर रहा है। अरे हाँ सर, जो लिक्विड का वेट है उसे बैलेंस कौन कर रहा है? बेस। बिल्कुल सही। अब बताओ लिक्विड का वेट कितना? ये लिक्विड का वेट mg इज बैलेंस्ड बाय बेस। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा mg कितना है? सर mg है, ये मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, तो m है सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितनी है? एरिया ऑफ बेस इंटू एच। पहले तो ये समझ आया क्या? m इज व्हाट? रो ए एच। अरे हाँ सर, तो बेस जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, बेस जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, इसकी वजह से वो होगा एम जी एच, यानी कि एन की वैल्यू हो गई रो ए एच इंटू जी। ये नॉर्मल लगाना पड़ा बेस को पानी को अपने अंदर टिकाए रखने के लिए, यस और नो? अब मैं आपसे पूछूं, प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड ऑन बेस, प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड ऑन बेस, तो क्या होगा? फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड ऑन बेस अपॉन एरिया ऑफ बेस। यस, सो व्हाट विल बी द प्रेशर? प्रेशर विल बी mg बाय एरिया। mg कितना? रो ए एच जी अपॉन एरिया। एरिया ने एरिया को मार दिया, रो एच जी, रो जी एच या रो एच जी, जो आपको अच्छा लगे। और हाँ सर, यानी कि अगर एक कंटेनर में ऐसे बढ़िया सिलेंड्रिकल कंटेनर में एच हाइट तक पानी भर दूं, तो उस पानी की वजह से बेस पर जो प्रेशर होता है, क्या वो प्रेशर रो जी एच होता है? अच्छा, रो जी एच होता है। इस कहानी को यही रोक रहे हैं। इस कहानी में अगर अब ये शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो क्या होगा? बराबर क्यों होता है वो पढ़ेंगे फ्लूइड में। किसमें पढ़ेंगे? फ्लूइड में। और हाँ सर, किसमें पढ़ेंगे? फ्लूइड में। बस अभी यहीं पे इतना कि अगर एक वर्टिकल सिलेंडर में एच हाइट तक लिक्विड भर दो, तो उस लिक्विड की वजह से बेस पर प्रेशर कितना होता है? सर रो जी एच होता है। रो इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच इज व्हाट? हाइट टिल व्हाट द कंटेनर इज फिल्ड। ध्यान दो, ये प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। बिल्कुल सिमेट्रिक है सब कुछ। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करा। आंसर आया रो जी एच। सो व्हाट इज रो जी एच? रो जी एच इज द प्रेशर जनरेटेड बाय द लिक्विड विच इज फिल्ड अप टू हाइट एच एट द बेस ऑफ दैट कंटेनर। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर। अब क्या करें? चलो भाई, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओके, अब क्या कह रहे हैं? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, सोचते चलो। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, रोज ये आ गया। अभी सेंटीमीटर ऑफ एच जी का क्या मतलब है, इसको समझे। मरकरी एक स्टैंडर्ड लिक्विड है जिससे अपन कई चीजें के प्रेशर को नापते हैं। अच्छा, अब अगर कभी मैंने बोला कि गैस का, मान लीजिए कंटेनर है एक,
इस कंटेनर में गैस है। मैंने बोला कि प्रेशर ऑफ गैस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका क्या मतलब है? 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका क्या मतलब है? Hg तो कोई है नहीं, Hg तो मरकरी होती है। हाँ सर, तो मरकरी के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो गैस है, गैस का प्रेशर मरकरी कंपेयर करा गया है कि गैस का इतना प्रेशर है कि अगर आप किसी कंटेनर में 10 सेंटीमीटर हाइट तक प्रेशर, ये जो प्रेशर एट बेस, अगर 10 सेंटीमीटर हाइट तक Hg भर दो तो जो नीचे प्रेशर होगा, क्या होगा? नीचे प्रेशर। अच्छा, ओ हो, जो बेस पर प्रेशर होगा 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, उतना ही प्रेशर गैस का है, ये मतलब है। 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर अपन पास्कल में निकालें तो प्रेशर ऑफ गैस हो गया 10 सेंटीमीटर रो जी एच, यानी कि डेंसिटी ऑफ Hg इंटू जी इंटू हाइट, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ रो Hg करीब 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। 13.6 के आसपास हम लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे भी लिखना चाहो लिख लो, वो गिवन होगा आपको, परेशान मत हो उसके लिए। बोलो क्लियर है? अच्छा, सो व्हाट डू यू मीन बाय x सेंटीमीटर? जैसे बोला जाए इस कंटेनर में 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी कंटेनर में 50 सेंटीमीटर तक मरकरी भर दो तो जो बॉटम पर प्रेशर होगा वो गैस का प्रेशर होगा। अच्छा, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस ऐसा यूनिट में हो गया डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। और हाँ सर, अब समझ में आया। x सेंटीमीटर Hg ऑफ x सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इज x सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब इतनी हाइट तक अगर मरकरी भर दो कंटेनर में तो जो बॉटम पर प्रेशर होगा वही हमारी गैस का प्रेशर है, वही हमारी गैस का प्रेशर है। क्या x सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब समझ आया है? डेंसिटी ऑफ Hg में ज्यादा जा नहीं रहा हूं, ज्यादा परेशान मत हो, उसको वैसे याद हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। गिवन होगी, पहले था जो बोला चमका। अरे हाँ ना बोल। बात तो आपकी सही है, बोलो समझ आया क्या? इसलिए आपने सुना होगा 1 atm इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ में आता है? कभी सुना है 1 atm? उसको निकाल सकते हैं अभी, कैसे समझ जाएंगे बोलो। पहले था जो बोला चमका। अरे सोच लो, अरे पक्का? और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे हाँ, पहले तो क्या 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब समझ में आया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, समझ आ गया ये। अब देख, हम जानते हैं भैया 1 atm इक्वल टू 1.0 पास्कल, 1 atm इक्वल टू 1.01 बार, जो हम देख चुके हैं। अब 1 atm कितने सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है ये देख लो। क्या 1 atm इज 1.05 1 into 10⁵ पास्कल? अरे हाँ सर, बात तो ध्यान से सोचो, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, अब समझे। 1 atm का मतलब कितना? क्या 1.01 into 10⁵ पास्कल? अरे हाँ, 1.01 into 10⁵ पास्कल इक्वल टू एच। एच अपने को निकालना है, डेंसिटी ऑफ Hg 13,600 इंटू अप्रोक्सीमेटली इंटू 10। बोलो क्लियर है क्या? और हाँ सर, अब देख करके बताता हूँ, फटाफट फटाफट देख। ओ देखो देखो देखो, अरे हाँ सर, लगभग लगभग आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के लगभग लगभग लेते हैं 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये 1 2 3 1 2 3 ये 100, यानी कि 101 बटे 136 इक्वल टू H मीटर में आएगा। अरे हाँ ना बोल, ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली H इज 0.75, दैट इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg अप्रोक्सीमेटली। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओ हो 75 की जगह 76 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू ये जो आप लगभग लगभग लेते हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन अपन Hg का ले लेते हैं कि भाई कितनी आपकी डेंसिटी ऑफ
मरकरी है, कई जगह अलग अलग लेते हैं, उसको आप कर सकते हो। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूं उसकी, किसकी, डेंसिटी ऑफ Hg। जैसे मैंने 13,600 बताई, 13,545 एग्जैक्टली दी हुई है, ठीक है, उससे क्या अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा अपना। ऐसे 1 ATM इक्वल टू 1.0 × 10⁵, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, कभी कभी 75, कभी कभी 76, तो लगभग लगभग उतना। बोलो क्लियर है? और हाँ, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को लगभग लगभग 1 ATM माना गया है। 76 ले लो, लो भाई, कंफ्यूज मत हो। बोलो क्लियर है क्या? वो 13.5 समथिंग लोगे तो 13.5 अप्रोक्सीमेटली होती है 30, मतलब 13,545 समथिंग, 13,600 ले लेते हैं कई बार अप्रोक्सीमेट करने के लिए। वैल्यू बात समझ में आनी चाहिए। तो हमारा जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 1 ATM ही होता है, अपना एयर का प्रेशर जो होता है अपने ऊपर, उस पर भी बात करूंगा, परेशान मत हो। फिर जो मैं बोला चमका, हाँ सर, तुम तो मुझे बताओ x सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब समझ में आया, और 1 ATM किसके बराबर? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब, अगर 76, सर Hg क्यों लिया सर? सोच, पानी से कंपेयर करते, पानी की तो कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये 13,600 है। सोच, पानी का बहुत ऊपर तक भरना पड़ता इवन ATM लिखने के लिए भी। इसलिए मरकरी एक इजीली अवेलेबल और एक स्टैंडर्ड 76 सेंटीमीटर एक डिसेंट हाइट है। इतनी हाइट हो गई साहब, हाँ समझ आ रही है अपने। पानी ले लोगे ना उसकी जगह, सर ने Hg क्यों लिया? इजीली अवेलेबल है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, और भी उसकी कई सारी खासियत है, और वो लगभग लगभग जो भी नॉर्मल यूज में होने वाली प्रेशर ऑफ गैसेस है ना, जो ATM में चलती है, उसका एक डिसेंट लेवल की हाइट में वो कंपैरिजन दे देता है। पानी ले लोगे तो सोच, अगर यहाँ 13,000 पानी से कंपेयर करूं तो सोच के देख, ये 13,600 की जगह क्या लिखोगे? 1,000। अरे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। सोच यहाँ पे 1000 ले ले, 13,600 की जगह 1000 ले ले, तो सोच कितना खतरनाक आंसर आएगा। और हाँ, सोच अगर मैं वाटर से इसे कंपेयर कर लूं, सोच के देख, तो क्या लिखेंगे? 1.0, ऐसे समझा रहा हूं, इंटू 10⁵ इक्वल टू H इंटू 1000 इंटू 10, 1 2 3 4, ये मर गया। ध्यान से देख, 10.1 मीटर अप्रोक्सीमेटली। पानी का प्रेशर कितनी हाइट तक बढ़ना पड़ेगा कि 1 ATM के ऊपर आ जाए? अच्छा, तो अगर बहुत ध्यान से सोचे ना, तो अपने सर पर हमेशा इतना प्रेशर रहता है, मतलब सोच 10 मीटर, 10.1 मीटर तक पानी बढ़ ले अपने ऊपर ऐसे सीधे, वो जो पानी का प्रेशर नीचे महसूस होता है उतना हमेशा रहता है, इसलिए हम सांस वांस ले पाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट प्रेशर है हमारे लिए, जिसके लिए हम हैबिचुअल हो चुके हैं। इससे कम हो तो भी हमें तकलीफ होती है, इससे बहुत ज्यादा हो जाए तो भी हमें तकलीफ होती है। हाँ, पानी बहुत नीचे चले जाओ तो भी तकलीफ होगी, अगर बहुत ज्यादा पहाड़ों में ऊपर चले जाओ तो जिनको सांस की दिक्कत है उनको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, तो ढंग से ब्रीद नहीं कर पाते। खैर, मैं कंपैरिजन कर रहा था। क्या बात ये सेंटीमीटर ऑफ Hg की समझ आई है? केमिस्ट्री में भी जरूर पढ़ी होगी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आ जाओ। वॉल्यूम, प्रेशर पे बात कर ली, प्रेशर की चारों यूनिट समझ ली, कौन कौन सी? पास्कल, ATM, बार और सेंटीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर पे और बहुत बात होगी, बहुत तगड़ा प्रूफ होगा, पहले बेसिक बात समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस, PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात करते हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होती है? जैसे मान लो एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक? अब अपन जो आइडियल गैस वगैरह मानते हैं उनमें क्या मानते हैं, समझे? वॉल्यूम ऑफ द गैस है, अब तू समझना। ये पार्टिकल्स, ऐसे कंटेनर था, टक 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 टक, ये हर डॉट रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल ऑफ गैस। क्या बहुत दूर दूर बिखरे होते हैं? अरे हाँ, सोच, ये दौड़ रहे होते हैं। सही बताऊं तो पीवी इक्वल टू nRT में वी कौन सी वॉल्यूम है? ऐसा समझो कि इन सभी पार्टिकल को इकट्ठा कर लो, वो दौड़ते रहते हैं, वैसे तो खूब जगह होती है उनके बीच में, दौड़ते रहते हैं, जैसे कमरे में मॉलिक्यूल्स है पर दौड़ते रह रहे हैं, हाँ दूर दूर दूर। उनको समझो एक पकड़ के समेट लो, एक अच्छा बना लो और उसको बिल्कुल कोने पे रख लो, ये रख रखा देख। तो पता है वास्तविकता में पीवी इक्वल टू nRT में ये वी किसकी वॉल्यूम है? सही मायने में ये वी उस कंटेनर में जो खाली जगह है उसकी वॉल्यूम। फिर से सुनना, पीवी इक्वल टू nRT में वी किसकी वॉल्यूम है? क्या पार्टिकल्स की नेट वॉल्यूम है? नहीं। क्या पार्टिकल्स प्लस कंटेनर की वॉल्यूम है? नहीं। ये जो कंटेनर में खाली जगह है ना उसकी वॉल्यूम होती है। अच्छा, पर सोच के देखो,
जो हम गैस लेते हैं प्रैक्टिकली जो ये खाली वॉल्यूम होती है, ये ऐसा समझो 10 मीटर स्क्वायर है, तो ये वाली वॉल्यूम होगी 0.1 मीटर स्क्वायर। क्या इसके सामने ये नेग्लिजिबल है? ऐसा हमेशा होता है। अगर हम गैस के सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर ले और एक साथ तरफ रख ले, उनकी वॉल्यूम और एक जो खाली कंटेनर बचा वो वॉल्यूम, क्या इन दोनों को मिलाकर वास्तविकता में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है? हाँ। हमें जो पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी होता है, वो रियलिटी में किसकी वॉल्यूम होती है? वो खाली जगह जो कंटेनर की उसकी वॉल्यूम होती है। पर प्रैक्टिकली जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो ही लगभग खाली के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि जो मास, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो तो बहुत कम होती है। क्योंकि जो हम गैस आइडियल मानते हैं वो फैली फैली सी होती है, बढ़िया दूर 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 होते हैं पार्टिकल, ऐसे नहीं बहुत चिपके हुए, वरना फिर वो लिक्विड टाइप में चीज में चली जाएगी, बहुत ज्यादा पास पास हो गए तो। अरे हाँ सर, तो हम तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। सो इन आइडियल गैस बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्री स्पेस। और वी कैन से, देखो ध्यान से क्या लिखा है, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस मतलब गैस पार्टिकल। अरे हाँ, तो कंटेनर में से अगर गैस पार्टिकल की माइनस कर दो तो भाई बेसिकली वी आएगा। पर क्या ये वी गैस ऑफ द पार्टिकल, क्या ये नेग्लिजिबल होता है? नेग्लिजिबल फॉर आइडियल गैस जो हम पढ़ते हैं, जिसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी करा गया है। तो क्या V गैस इज नेग्लिजिबल? तो क्या V इक्वल टू V वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? और हाँ सर, तुम्हारे लिए हमेशा जो भी कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम ऑफ द गैस होगी। पर पीछे की कहानी मन मंदिर में थोड़ी याद होनी, ये कहानी सिर्फ बैकएंड पे याद होनी चाहिए, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी ज्यादा, क्योंकि जो भी कंटेनर की वॉल्यूम दे रखी हो वही वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा। पर फिर भी बैकएंड पे ये कहानी याद होनी चाहिए, फिर भी बैकएंड पे ये कहानी याद होनी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, ठीक सर, बात समझ आ गई सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर? सुनो मेरी बात, आगे बढ़ो। पीवी इक्वल टू एनआरटी वी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक। अब वॉल्यूम एग्जैक्टली पीवी वी का क्या मतलब है, हमें बात समझ आ गई। ठीक सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब क्या करें? आगे चलो। उतार लिया ये? हाँ सर उतार लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करो देखो भाई, चलो आ जाओ भाई। हाँ भाई, ओके। यूनिट आप जानते हो यार वॉल्यूम की, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, आप सब जानते हो कि भैया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखो। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, सही बोल रहे हो सर आप। अच्छा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। बस अब जो रिलेशन है अपना, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर अपन ध्यान से देखें तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, मीटर को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -3, तो ये आ गया 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। या फिर 1 लीटर, अगर डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये सब पढ़ चुके हो, फिर भी बता रहा हूँ, बोलो क्लियर? अच्छा, तो 1 डेसीमीटर को क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। तो 1 लीटर को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी रिलेशन पूछे, लीटर में कई बार यूज में लेते हैं, तो लीटर का कन्वर्जन, लीटर में कई बार वॉल्यूम दी होती है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर की वॉल्यूम कई बार लीटर में दी होती है ना, तो लीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा।
अरे सोच लो, ऐसा बेसिक सी चीज है। वॉल्यूम का क्या मतलब है वो समझा दिया, और वॉल्यूम की बेसिक यूनिट क्या है। अभी ये चालू नहीं हुई कहानी, अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है। बिल्कुल प्रेशर ही पढ़ेंगे अभी तो बहुत देर तक अपन। पहला था जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोलो। पीवी इक्वल टू एनआरटी में हर एक चीज का मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेशर बेसिक समझ गए, वॉल्यूम बेसिक समझ गए, चलो भाई। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। हाँ भाई लिख लिया हमने, हमें याद होना चाहिए। ठीक भाई, हम समझ गए इस बात को। मोल्स आपने सुना होगा, फिर से सुन। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स? मोल्स मतलब किसी भी गैस के एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स अगर हो। क्या एक गैस का पार्टिकल बहुत हल्का होता है? जब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल किसी गैस के होंगे तो वो एक मोल कहलाएगा। और हाँ, जानते हो आप एक मोल का मतलब? मैंने बोला एक मोल गैस मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल हैं। अच्छा, क्योंकि पार्टिकल बहुत लार्ज नंबर में होते हैं तो एक नंबर फिक्स कराया एवोगैड्रो नंबर साइंटिस्ट के नाम पर। 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल जब होंगे तो एक मोल कहलाएगा। यानी कि 2 मोल का मतलब 2 इंटू 10 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 स्टैंडर्ड है। आपको याद होगा, याद होना चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो भाई, 1 मोल इक्वल टू 6.023 10 टू द पावर 23। हाँ, विच आर द सिंपल सा सवाल, विच आर द फॉलोइंग इज आर सेम इन 1 मोल ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। 2 डिफरेंट गैसेस हैं, गैस 1 गैस 2, दोनों में 1 मोल है। क्या सेम है इन दोनों में? बोलो। अगर दोनों में 1 मोल गैस है तो क्या चीज सेम है? क्या दोनों के पार्टिकल की साइज? क्या दोनों के पार्टिकल का वेट? मैं बोलूं 1 मोल हीलियम 1 मोल आर्गन, क्या सेम है इसमें? क्या सेम है? क्या एक पार्टिकल का मास? क्या एक पार्टिकल का साइज? नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि सी। बेसिक सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स सेम मींस नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। उनका वेट अलग अलग हो सकता है, उनकी साइज अलग अलग हो सकती हैं, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल सेम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। ये मास की इक्वलिटी नहीं है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वलिटी पे बात हो रही है। ये मास की इक्वलिटी पे नहीं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वलिटी पे बात हो रही है। बहुत बेसिक सी बात आपको आनी चाहिए, शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओ हो, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 10 टू द पावर 23, ये फिगर याद होना चाहिए। ओके, देखो भाई, अब अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। छोटी सी बात बताता हूं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं बेसिकली, इसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री वाले डीप तक पढ़ाएंगे। फिजिक्स में जितनी जरूरत है उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। जब भी मान लो हीलियम न्यूक्लियस ले लो, याद करो हीलियम न्यूक्लियस में आपने पढ़े होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं। आपको ऑर्बिटल्स वगैरह भी पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री में। उसमें हीलियम न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं? 2He4 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जानते हो सब लोग, क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके, और इसकी डिटेल चर्चा अगर फिजिक्स में थोड़ी बहुत होगी, न्यूक्लियस की स्टडी, तो वो करी जाएगी मॉडर्न फिजिक्स में। वो भी केमिस्ट्री का कुछ पार्ट जैसा ही होगा, वो आएगा 12th के बिल्कुल आखिरी में। अभी बिल्कुल बेसिक बात, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2He4। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो बताओ 2 में फर्क आएगा 4 में? जल्दी बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2He4? ऐसे सुना होगा आपने, XZA ऐसे रिप्रेजेंटेशन सुना है क्या? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। नहीं आई मेरी बात समझ? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, मान लो इस 2He4Z याद है एटॉमिक नंबर? अरे हाँ, ए मास नंबर, अरे सुना होगा। अरे हाँ सर, एटॉमिक नंबर, ये क्या है?
मास नंबर। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक भाई। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। खैर, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो बताओ किस पे फर्क पड़ेगा? 2 पे की 4 पे? 2 पे की 4 पे? 2 पे की 4 पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, आयनाइज कर लूं एटम को। अरे सर, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान से समझें, ध्यान समझे। तो जो अपन ने लिखा वो लिखा हुआ है, आ गया। अच्छा ठीक है, हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ जो लिखा आपने, आपकी बात मान लेता हूँ। अगर इसमें से इसको हटा दें तो 2He4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इधर Z और A लिखते हैं ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो न्यूट्रल एटम था उसमें से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्योंकि जितने प्रोटॉन अंदर थे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर थे, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये आयन बन गया एक प्लस का। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना यहां रिप्रेजेंट होता है, इधर जेड और ए में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो जेड ए इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। अरे यस और नो? और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें? आगे चलते। ये हमें बात समझ आई। थोड़ा मास नंबर पे थोड़ी और चर्चा करते हैं कि अच्छा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, जरूरत पड़ेगी क्योंकि गैसेस को एटॉमिक मास नंबर और कैन बी फ्रैक्शनल। इसका क्या मतलब है अभी बात बताऊंगा। एटॉमिक मास और मास नंबर कैन बी फ्रैक्शनल। कैसे अभी समझ में आएगा, सुनो पहले अच्छे से। कई बार आपने सुना होगा 63.4। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम? पहले समझें इस बात को, समझो आप। आपने एक चीज सुनी होगी, ध्यान समझना, ध्यान समझना अच्छे से। एक ऐसा बोला गया कि अगर आप कार्बन, याद करो, कार्बन 12 का एक एटम लो और उसको वेट करो। ठीक, सुना होगा, कार्बन 12 का एक एटम लो और उसको वेट करो। वेट नहीं करना, रुकना नहीं, वेट करना है, वेट करो। एंड डिवाइड इट बाई 12, then you will get 1 atomic mass unit। ये 1 AMU सुना है क्या? 1 AMU की डेफिनेशन लिखा रहा हूं। व्हाट इज 1 AMU? क्यों मैं ऐसी बात बता रहा हूं, सुनो। जो एटम होते हैं क्या वो किलो के होते? नहीं भैया, बहुत कम मास होता है उनका, 10⁻27, 10⁻26, ऐसे। इतने छोटे वेट को केजी में कैसे लिखे, बार बार परेशान हो जाते। तो एक नई छोटी यूनिट निकाली जिसे बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब ये कितनी होती है? ये इतनी होती है कि ये एक कार्बन एटम जो 12 वाला है, कार्बन 12, उसको वेट करो और उसको 1/12 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 AMU होगी। अच्छा, ओके। अब तुमने कभी सुना हो तो तुम्हें, मुझे पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं पता, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 1.67 10⁻27 kg होती है। याद कर लो, कोई बुराई नहीं। वैसे केमिस्ट्री में तुम्हें याद कराई गई होगी, याद करो। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ये, बेसिक वाली। हाँ, सर ने डिटेल में पढ़ाई होगी। खैर, अपन बेसिक बात करते हैं। मैं मान के कर रहा हूं कि बेसिक सिखाना है मुझे एक बार और, पर थोड़ा सा तेज, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। याद कर लो भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है, जिसकी वैल्यू थी 1.67 10⁻27 kg। अच्छा, रियलिटी में मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन mass of proton, but we take mass of neutron approximately mass of proton, that is this 1.67 10 to the power minus 27 kg। ऐसे ही बता देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 to the power minus 31 kg।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोच, अगर प्रैक्टिकली सोच तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से। फील के लिए याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं। देख डेटा, और मैं तो कह रहा हूं वैल्यू भी याद रहे तो काम आती है। 9.1 10 to the power minus 31 kg, थोड़ा आइडिया बनता है। अच्छा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to the power minus 27 kg। इसीलिए तो कहते हैं कि एटम का मेन मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं उसके, हल्का तो न्यूक्लियस भी है प्रैक्टिकली सोचो तो, कितना सा मास है, और उससे भी बहुत हल्के कौन है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और हाँ सर, अब जब इतना न्यूक्लियस है किसी भी एक चीज का जिसपे अपनी बात हो रही है, तो अब सोचे 1.67 10 to the power minus 27 kg, ओके, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। 1 AMU क्या है कि अगर कार्बन 12 को ले लो तो भैया ये, और उसका 1/हिस्से से कर लो। अब सोचो वेट ऑफ 612 का क्या मतलब हुआ, इक्वल टू इसके अंदर 6 12 6C यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। यही मतलब हुआ, यानी कि 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ, यानी कि 6 मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली, अरे सॉरी 12 मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यानी 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg। अरे हाँ, अच्छा 1 AMU को हमने क्या डिफाइन करा कि वेट ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12, तो क्या ये आया 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg। यानी कि अगर अपन अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1 AMU लगभग लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है 1 AMU। भाई 1 AMU ऐसे डिफाइन करा गया, ऐसे डिफाइन करा गया, पर ये अप्रोक्सीमेटली क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, पर ये इसकी डेफिनेशन है। थोड़ी बहुत डिटेल में मॉडर्न में बताएंगे 12वीं में। अच्छा सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, ठीक सर, ये बात समझ आ गई। अब इसको समझना, मैंने बोला व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल ऑफ हीलियम को समझना, 1 मोल ऑफ हीलियम मतलब कितने पार्टिकल, 1 मोल ऑफ हीलियम मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अरे हाँ सर, 2He4 होता है ना ये। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, इसको अलग से लिखता हूं, अलग कलर से, देखो, ठीक सर। अब देखो 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 देखो, 1 मोल ऑफ हीलियम मतलब, अच्छा पहले अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं वेट ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ हीलियम कितना है, 2 times mass of neutron plus 2 times mass of proton, that is 4 times mass of proton, that is 4 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Is that clear to everyone? Yes sir. Okay, then 1 mole of helium, सुनना अच्छे से, 1 mole of helium is equal to, एक मोल में क्या 6.023 10 to the power 23। अरे हाँ सर, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23, अरे हाँ, इंटू 4 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power minus 27। भाई एक का मास अगर इतना है तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये मास आ गया केजी में। देखो 10 to the power 23 10 to the power minus 27, ये हो गया 10 to the power minus 4। अब देख 6.023 इंटू 1.67 कर अप्रोक्सीमेटली, देख 6.023 इंटू 1.67 लगभग 10 के बराबर आएगा, देख तो ये लगभग 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 kg। अरे हाँ, यानी कि क्या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। अरे हाँ, यानी कि 4 ग्राम। अरे हाँ सर, अब तू बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये जो 2He4 ऊपर लिखा होता है ना, ये दो चीजें देता है, समझ। एक पार्टिकल का मास देख कितना है, 4 इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27, क्या 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 जी इज 4 AMU। अरे हाँ सर, और 4 ग्राम, यूनिट अलग अलग आई है पर 4 फिक्स्ड है। तो बताइए 2He4
4 देख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 AMU लिख दो तो एक पार्टिकल का मास, और 4 ग्राम लिख दो तो 1 मोल का मास। और हाँ सर, तो वो 3 चीजें बताया था आपको वास्तविकता में। क्या चीज, ध्यान समझ, जब ऐसे लिखा होता है ना, ध्यान समझ, जब ऐसे लिखा होता है ZXA, तो A एक तो आपको देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 3 चीज देता है, ध्यान समझना। अगर इसको लिख दो AMU, मास ऑफ 1 पार्टिकल, अरे हाँ सर, और लिख दो 1 ग्राम, तो मास ऑफ 1 मोल। सोच, एक चीज, 3 उपलब्धियां, 3 फायदे, अरे हाँ ना तो बोल भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो ZXA में जो ये ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर भी होता है। हाँ सर, वो AMU लिख दो तो एक पार्टिकल का वेट होता है, और 1 ग्राम लिख दो तो 1 मोल का वेट होता है। बोलो क्या कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, टाइम हो गया है, आपको यहीं रोकते हैं, अगले टर्न पर यहीं से चालू करेंगे। तब तक जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। अरे बोलो भाई, बाय बाय कर ले, चलो भाई यहीं से चालू करूंगा, इसी स्लाइड से, चलिए तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।